नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। हम आप सभी का स्वागत करते हैं आज की इस नई वीडियो में। मैं हूं दिव्यांशु और आज हम ये बुक पढ़ेंगे, इन्फ्लुएंस। बुक का नाम इन्फ्लुएंस है, ठीक है। और बुक के राइटर हैं रॉबर्ट बी सिल्डिनी, ठीक है। तो ये बुक का पर्पस क्या है? सबसे पहले हमें पर्पस समझना चाहिए बिफोर रीडिंग एनी बुक, ओके। तो ये बुक में आपको ये सिखाया जाएगा कि कैसे कुछ लोग आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे लोग आपको प्रभावित करते हैं अपने चीज़ों में, और कैसे आप लोगों को भी प्रभावित कर सकते हो, ठीक है। तो इसका दो पर्पस है। इसका पर्पस पहला ये है कि एक तो आप दूसरों को अपने आप को प्रभावित कर सकते हैं या अपने आप को प्रभावित होने से बचा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि आप उनको भी प्रभावित कर सकते हैं, राइट। तो यही है इस बुक का। सबसे पहले ये जो बुक है यहाँ स्टार्ट किया जाता है यहाँ से रेसिप्रोकेशन से। इसका पहला लॉ है रेसिप्रोकेशन, ठीक है। रेसिप्रोकेशन मतलब कि इंसान हमेशा वैसे रिएक्ट करता है जैसे अगर आपने किसी को कुछ दिया तो एज ए ह्यूमन वो चाहता है कि वो भी अपना कर्ज आपको चुकाए, ठीक है। ये आपने भारत में देखा होगा कि लोग जो वादा करते हैं सामने वाले से वो उसको कर्ज चुकाते हैं, या किसी से उधार लिया तो आप चाहते हो कि आप उसका उधार चुकाओ, ठीक है। तो जो ह्यूमन ब्रेन है ना, क्या करता है कई दफ़ा कि वो समझ नहीं पाता है कि ये आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए टेक्निक अपनाया गया या रियल है, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक्जैक्टली ये है क्या, रेसिप्रोकेशन लॉ है क्या, ठीक है। तो एक यूनिवर्सिटी है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, यहाँ पे स्टडी की गई द कोक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो एक बंदा है जिसका नाम है जो, ठीक है। उसने क्या किया कि एक कोक लिया, ठीक है, 10 यूरो का, और उसने क्या किया, कुछ पार्टिसिपेंट्स को ये कोक दिया, राइट, ये कोक दिया। एंड कुछ पार्टिसिपेंट्स जो उसमें थे उनको ये कोक नहीं दिया गया, ठीक है। कुछ को दिया गया और कुछ को नहीं दिया गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ कि आगे ये जो है, जो ने कहा कि मेरे पास एक 25 यूरो का एक टिकट है जो कि मुझे बेचना है, मैं जितना ज़्यादा बेचूंगा मेरी उतनी हेल्प होगी, ठीक है, मैं यही बेचता हूँ, ठीक है। तो जिन लोगों को, जिन पार्टिसिपेंट्स को ये टिकट दिया गया था उन्होंने दुगना टिकट खरीदा, समझ लो। जिनको जरूरत नहीं भी था उन्होंने भी खरीदा टिकट, जिन्हें जरूरत था वो भी खरीदे, मतलब 2 टाइम्स एक्स्ट्रा खरीदा उन्होंने टिकट, ठीक है, जिनको कोक दिया गया था। और जिन्हें कोक नहीं दिया गया था उन्होंने आधा खरीदा, मतलब बहुत ही कम खरीदा, ठीक है। तो इससे यही पता चलता है कि ये जो था, तो जो ने क्या किया, अपने चीज़ को सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने के लिए क्या किया उसने पहले क्या किया, एक कोक दिया, ठीक है, जिससे सामने वाले के माइंड में ये क्वेश्चन उठा कि भाई उसने मुझे कोक दिया फ्री में तो मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक ह्यूमन बिहेवियर है जिसका जो ने अच्छे से मजा उठाया, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा टिकट बेच पाए, ठीक है। ये डिफरेंट कंपनीज भी करती हैं, ठीक है, जैसे फ्री सैंपल आपको दे देती है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती है, राइट। अब इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझो। रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ जहाँ पे आपको दिखेगा ये सेम चीज़, बुक डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इस्कॉन। आपने ये देखा होगा कि ये इस्कॉन वाले बहुत सारे लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपको बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो जब ये बुक डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हमें लगता है कि ये चीज़ तो हमें फ्री में दी जा रही है, इसमें उनका क्या ही वो होगा, हो सकता है वो हमें बस सिखाना चाहते हैं इसलिए वो हमें दे रहे हैं। बट अगर आप इसको अलग वे से देखो, यदि अलग नजरिए से देखो, तो वो बुक देने से पहले आपको कहते हैं कि इसका एक भी रुपये नहीं लगेगा, आपके लिए फ्री में है, या इस तरह से कहेंगे ये आपके लिए गिफ्ट है, ऐसा कुछ। और जैसे ही आपको वो बुक मिलेगा वैसे ही ये कहेंगे कि आपका इच्छा जो भी हो आप मुझे वो दे दें, ठीक है। तो जब आपने वो सामने वाले से वो लिया, बुक लिया, तो आपके माइंड में ये लगता है कि यार आपने लिया सामने वाले से, तो अब आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसको कुछ दो, राइट। तो इसी का फायदा उठाते हैं ये इस्कॉन वाले या इस तरह के कुछ लोग। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि क्या सही है क्या गलत है, पर जो है वो यही है, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे भी लोग दिखेंगे जो चंदा लेने आते हैं, वो क्या कहेंगे, वो आपको कुछ फूल देंगे, कुछ ऐसी चीज़ देंगे जो आपकी जरूरत की नहीं है, आप नहीं लोगे तो भी वो दे देंगे आपको, कहेंगे कि ये गिफ्ट है हमारी तरफ से, आप ले लीजिए, और फिर वो कहेंगे कि हमें चंदा दीजिए। तो आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि आपके दिमाग में लगता है कि ये सामने वाले ने मेरे लिए कुछ किया तो मेरा भी हक बनता है, या मेरा भी वो है कि मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो ये बात है। अब इसको एक और एग्जांपल से समझिए, इथोपिया और मैक्सिको का। देखिए मैक्सिको ने क्या किया था, 1935 में इथोपिया को कुछ सामान भेजा, ठीक है, कुछ एड्स भेजे, वहाँ पे इथोपिया में ज़रूरत थी तो इसने भेज दिया मैक्सिको एज ए कंट्री। अब पूरे 50 साल बाद, ठीक है, 50 साल के बाद इथोपिया में महामारी थी, वहाँ के बच्चे मर रहे हैं, वहाँ पे लोगों को भूखमरी है और डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम है, 10 तरह की प्रॉब्लम है। लेकिन उसी समय क्या हुआ, मैक्सिको में क्या हुआ, भूकंप आया, ठीक है, अर्थक्वेक आया। तो इथोपिया ने क्या किया कि इसने $5000 मैक्सिको भेज दिया, ठीक है, ये मैक्सिको भेज दिया। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि इथोपिया जैसा कंट्री जो खुद ही गरीब है, वो खुद भूखमरी से मर रहा है, उसको क्या जरूरत थी कि वो मैक्सिको में एड्स भेजे अर्थक्वेक के टाइम, है ना, समझ रहे हो। सोचो आपको खुद खाने के लिए नहीं मिल रहा और आप सोच रहे हो कि दूसरे की मदद करिए, ऐसे तो नहीं होता। लेकिन ये दिमाग में, ये जो इथोपिया ने ये काम किया, ये इसीलिए किया क्योंकि रेसिप्रोकेशन, एक समय मैक्सिको ने हेल्प किया था इथोपिया का, तो वही सेम चीज इथोपिया ने रेसिप्रोकेट किया, क्योंकि इसको लगा कि ये एक हमारे पे उधार टाइप का है, वो हमें चुकाना चाहिए क्योंकि मैक्सिको ने हमारे बुरे टाइम में हमारा सहायता किया। तो ये चीज है, ठीक है। इसको लोग अपने फायदे में भी यूज करते हैं और कई दफा इसको जेन्युइन पर्पसेस में भी यूज होता है, ठीक है, ह्यूमन सिविलाइजेशन में। अब आगे समझो, इसको देखो रियल एग्जाम्पल से। इंडिया और रसिया का। इंडिया जो है, ये जो इंडिया है अपना, ये हमेशा रसिया के साथ अच्छा अभी तक बॉन्डिंग रखता है, ठीक है, अमेरिका या बाकी कंट्रीज के मुकाबले। क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि जब इंडिया प्रॉब्लम में था, जब वो युद्ध में फंसा था, तब रसिया ही वो कंट्री था जो हमें युद्ध से बचाने के लिए आया था, ना कि कोई और कंट्री। तो एज ए इंडियन हमें भी, अभी जब आप देखते हो यूक्रेन और रसिया में युद्ध हो रहा था, तो इंडिया ने क्या किया, वहां से तेल खरीदा, ठीक है, रसिया से तेल खरीदा ताकि वो रसिया को हेल्प कर पाए, ठीक है। तो ये ही सेम चीज है, रेसिप्रोकेशन, लोग रेसिप्रोकेट करते हैं। और आज ज्यादातर इंडियन से अगर आप पूछोगे तो वो सब कहेंगे कि रसिया इज अ गुड कंट्री, राइट, क्योंकि यही मेंटेलिटी है, बिकॉज ऑफ रसिया ने एक टाइम पे हमें मदद किया था, ठीक है, हमारे युद्ध के टाइम पे। नाउ अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब ये दूसरा लॉ है, ठीक है, ये दूसरा लॉ है,
कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। अब इसको समझते हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ। एक ओनर था, ठीक है, एक ओनर था, उसने क्या कहा कि इसने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, ओके समझते हैं एक्सपेरिमेंट क्या किया, लेट्स से ओके गेट इट ओके। तो इसने क्या किया, बीच थेफ्ट एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले इसने क्या किया कि एक बीच पे गया, वहाँ पे अपना कुछ सामान रख दिया, ठीक है, एंड देन वो वहाँ से चला गया बीच की ओर, ठीक है, और वो दूर से देख रहा था कि उस सामान का होता क्या, और उसने खुद ही एक बंदे को भेजा जो कि उसका सामान वहाँ से चोरी करके लेके भागने लगा, ठीक है ओके। तो इसमें क्या हुआ कि वहाँ पे करीब 20 लोग थे, 20 लोगों में मात्र 4 लोगों ने इंटरवीन किया, ठीक है, मात्र 4 लोग उसके पीछे दौड़े। 20 बार जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसमें से मात्र 4 लोगों ने इंटरवीन किया। वहीं पे जब लोगों को कहा गया कि वॉच माई थिंग, मतलब कि मेरा सामान देखना, मैं जा रहा हूँ थोड़ा नहाने या जो भी करने, तो उनमें से 20 में से करीब 19 लोगों ने उसके सामान को बचाने के लिए उसके पीछे दौड़े, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। तो इससे हमें समझना क्या है, इससे हम समझते क्या है, इससे हम ये समझते हैं कि जब आप किसी को कुछ कमिट कर देते हो, जब वो इंसान जा रहा था बीच की ओर नहाने के लिए, तब सब लोगों ने कमिट किया कि हाँ आप जाइए, मैं देख दूंगा आपका सामान, ठीक है। तो जब इन्होंने कमिट किया तो इनका हक बनता है, ये कंसिस्टेंट है अपनी बात से कि अब इनको जब सामान को कुछ होगा तो ये अपनी जान को दाव पे लगा के वो सामान बचाने जाएंगे, ठीक है, जैसा कि इसमें हुआ, राइट। और जब आप कमिट नहीं करते हो, तो देखा 4 लोगों ने ही बस इस सामान को बचाने का सोचा, ठीक है। तो ये एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है, मतलब रियल लाइफ सिचुएशन है, ठीक है, ऐसा होता है। अब इसको एग्जांपल से समझो, ये कंपनीज हम पे कैसे यूज करती है। सबसे पहले हमें क्या कहती है, हम प्रोडक्ट लेते हैं, मान लो अमेजोन से हमने कुछ प्रोडक्ट लिया, अमेजोन हमें कहती है आप रिव्यू करो, ठीक है, हमें रिव्यू करो। तो जब हम रिव्यू करते हैं कुछ भी, तो हम कमिट कर रहे होते हैं कि अमेजोन हमें एक अच्छी सर्विस दे रही है। आप देखना कभी भी कोई कॉल पे आप बात करोगे तो वो कहेंगे कि आप हमें वो करो, रिव्यू करो, आप हमें फीडबैक दो। फीडबैक का एक और अर्थ है, लेकिन आप एक तरह से उन कंपनीज को वो करो, कमिट करो कि ये अच्छी कंपनी है, ठीक है, जिससे क्या होगा कि इन फ्यूचर भी आप उनसे ही प्रोडक्ट्स खरीदोगे, चांसेस है। अदरवाइज आप खुद सोचो कि इतनी बड़ी कंपनी है, इतने टाइम तक काम करी, इसको बार बार क्यों फीडबैक की जरूरत है, बार बार ये सेम प्रोडक्ट के लिए क्यों फीडबैक इसलिए मांग रहे हैं ताकि एक तो रिव्यू का रिव्यू हो जाए और दूसरा आप अपना कमिटमेंट इसको दिखा सको। सेम यूट्यूब पे आप देखोगे, लोग कहते हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करना, ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। तो जब आप लाइक और कमेंट करते हो ना किसी और को, तो एक तरह से आप सामने वाले चैनल को कमिट कर रहे होते हो, ठीक है। तो इसी बात पे आप मुझे भी लाइक सब्सक्राइब कमेंट जो करना है कर दो, ठीक है। ऑलराइट, अब एक अगले उस पर चलते हैं, ठीक है, रेस ट्रैक कॉन्फिडेंस। पता नहीं मैं आपको बोर तो नहीं कर रहा हूँ, ओके। तो क्या हुआ कि कुछ लोगों को कहा गया कि आप क्या करो, आप इस घोड़े को देखो और देख के बताओ ये जो घोड़ा दौड़ रहा है ये जीतेगा या नहीं जीतेगा, ठीक है। तो ज़्यादातर लोगों ने जब तक उन्होंने टिकट नहीं खरीदा था, ठीक है, जब तक उन्होंने वो टिकट नहीं खरीदा था उस घोड़े का, तब तक वो उतने कॉन्फिडेंट नहीं थे, समझ रहे हो, उतने कॉन्फिडेंट नहीं थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने टिकट खरीदा, ठीक है, जैसे ही उन्होंने बेट किया, तो लोगों ने क्या कहा कि अब तो ये घोड़ा जीतेगा ही जीतेगा। तो ये क्या है, आपने पैसे देके कमिटमेंट बुक किया है इस घोड़े के लिए, तब आपने एश्योरिटी अब ले लिया है कि अब ये जीतेगा ही जीतेगा, क्योंकि आपने कमिट किया है। तो अब आप क्या करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे अपनी बात से, समझ रहे हो। अगर आपने कहा कि आप जिंदगी में एक बहुत अच्छे आदमी बनोगे और ये चीज़ मैं आप एक बिलबोर्ड पे लिख देते हो, तो आप पे प्रेशर है कि अब आपको अच्छा आदमी बनना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने बिलबोर्ड पे सबको कमिट कर दिया, ठीक है। तो अब आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, समझ रहे हो, ये बात है। इसको अब IPL से समझो, IPL का मौसम है अभी, तो ज़्यादातर जो टीम होती हैं, ठीक है, तो जब तक वो बैटिंग करते हैं ना, जो लोग बैटिंग करते हैं उनमें क्या देखोगे कि बैटिंग करने से पहले, बैटिंग होने से पहले वो लोग कहेंगे कि ये टीम जीत भी सकती है, मे बी नहीं भी जीत सकती है, पर जैसे ही वो जिस टीम पे पेमेंट लगाएंगे, जिस टीम पे पैसा लगाएंगे, मान लो RCB पे लगाया, तो वो कहेंगे कि अब RCB ही जीतेगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो यही वही चीज़ है, कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी, ठीक है। लोग जिससे कमिट करते हैं उसी के साथ कंसिस्टेंट रहना पसंद करते हैं। अगर कोई रिलेशनशिप में और वो कमिट कर चुका है और वो पूरे दुनिया को बता दिया कि वो कमिटेड है उसके साथ, तो अब उसको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपनी आवाज़ से, वरना शादी क्यों होता इतने पब्लिक प्लेसेस में, समझ रहे हो, इसी सब कारण की वजह से होता है। ऑलराइट, एक और है, ये है थर्ड लॉ, ठीक है, और ये एक एग्जांपल से समझाया गया कि कैसे ह्यूमन का ब्रेन काम करता है। एक देखो, एक अटैक हुआ, ठीक है, 35 मिनट तक कैथरीना गैनोसोवा को अटैक किया गया अपार्टमेंट के सामने, ठीक है, और वहाँ पे 38 लोग उसे देख रहे थे, सब ने वो आवाज़ सुनी, सब ने वो हत्या देखी कि कैसे उसके साथ हमला हो रहा है, लेकिन किसी ने भी पुलिस को कॉल नहीं किया, किसी ने भी कैथरीना को बचाने का प्रयास नहीं किया। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरे के पूरे 38 लोग ये देख रहे हैं हादसा कि किसी के साथ ये मर्डर या इस तरह का हादसा हो रहा है, और लोग रिएक्ट तक नहीं कर रहे हैं पूरे 35 मिनट तक, ठीक है, और ना किसी ने पुलिस को कॉल किया। अगर मान लो कि सबको डर लग रहा है, मान लो इन सबको डर लग रहा है, तो भाई ये पुलिस को कॉल कर सकते थे, वो बचाने आ जाती, लेकिन नहीं, कुछ ऐसा नहीं हुआ। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? तो इसका जवाब है सोशल प्रूफ में। सोशल प्रूफ, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ध्यान से देखो। सोशल प्रूफ मतलब सबको ये लगा कि कोई और कॉल करेगा, मैं क्यों कॉल करूँ, कोई ना कोई कॉल कर ही देगा, मे बी ये इतना सीरियस नहीं है, समझ लो, सीरियस होता तो कोई ना कोई अब तक कॉल कर देता, कोई ना कोई बचाने चल। तो ये जो ह्यूमन है ना, ह्यूमन भेड़ चाल में चलता है, मतलब इट्स लाइक कि सामने वाला कुछ करेगा तभी मैं कुछ करूँगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ये जो हमारा ये जो कह लो ये जो लॉ है, ये हमें यही सिखाता है कि कैसे ह्यूमन को मैनिपुलेट किया जा सकता है, कैसे ह्यूमन को कंट्रोल किया जा सकता है भेड़ चाल में। ध्यान से देखना,
ध्यान से आप देखो, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। लोग आईआईटी करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि सबको आईआईटी करने का बड़ा मन होता है या नीट में जाने का बड़ा मन होता है, कुछ नहीं, सबको नहीं होता है, कुछ लोगों को होता है, या यूपीएससी करने का। लेकिन क्या है, भीड़ चाल है, क्योंकि सब कर रहे हैं इसलिए हमें भी करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, वोट देते वक्त देखना आप ध्यान से, लोगों का अपना थॉट प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो चाह रहे हैं कि जो पार्टी अच्छा करी हम उनके लिए कुछ करें, ना 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 ना, वो ऐसा नहीं करती है। वो क्या करती है, वो वोट उन्हें देती है, समझ रहे हो, वो वोट उन पार्टीज को देती है जिन्हें बाकी समाज दे रहा है, समझ रहे हो, भीड़ चाल वाली स्थिति है। करप्शन का देखो, अगर किसी समाज में यदि करप्शन हो रहा है तो आप ध्यान से देखना, यही होगा कि लोग उस करप्शन को मान लेते हैं कि सब कर रहे हैं तो मैं उसमें गलत कैसे, है ना, तो सब कर रहे हैं इसलिए हमें भी करना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली बात हो जाती है भेड़ चाल में चलने का। कई दफ़ा ये जो है सोशल प्रूफ, ये कई दफ़ा हमारे लिए हेल्पफुल भी होता है, लेकिन कई दफ़ा इसका मिसयूज़ भी हमारे विपक्ष में किया जाता है, समझ रहे हो। लेट्स अंडरस्टैंड कपिल शर्मा शो से एक भेड़ चाल वाला समझते हैं हम कैसे है। ध्यान से देखो, कपिल शर्मा के इतने सारे टीम मेंबर हैं, ठीक है, और भी हो सकते हैं पर इतने सारे अभी आपको दिख रहे हैं। तो ये देखना, ये बहुत सारे कॉमेडी करते हैं, बहुत सारे स्किट करते हैं और डिफरेंट चीज़ें ये लोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये दिखेगा कि कई दफ़ा जो जोक्स होते हैं उतने अच्छे होते भी नहीं हैं, कई दफ़ा जोक्स उतने अच्छे लैंड नहीं करते हैं, या कई दफ़ा कोई प्रॉब्लम होता है, कई दफ़ा मतलब ऐसा होता है कि हर बार जोक अच्छा नहीं जाता है। लेकिन ये जो अर्चना मैम है, ये जो आपको मैम दिख रही है अर्चना मैम, ये हर जोक पे हंसती हैं, हर जोक पे इतना ठहाका मार के हंसती है ना कि खराब से खराब जोक भी अच्छा हो जाता है, सब उस पर हंसने लगते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड में देखना खिकी खिकी का एक आवाज़ आता है, मतलब एक अजब सा हंसी वाला आवाज़ आता है। सबको पता है कि वो रियल साउंड नहीं है वो हंसी का, लेकिन लोग उसको देख के और इन्जॉय करते हैं, ठीक है। सबको वो आवाज़ पसंद नहीं होता, लेकिन क्योंकि लोग देखते हैं ना कि सामने वाला हंस रहा है, मतलब जोक अच्छा ही होगा, इसलिए लोग और अच्छे से हंसते हैं, समझ रहे हो। ये चीज़ आप स्टैंड अप कॉमेडियन को देख सकते हो, ये चीज़ आप यहाँ पे ये वाला शो में देख सकते हो। तो ये क्या होता है ना, कई दफ़ा हम सोशल प्रूफिंग देखते हैं कि समाज क्या कर रहा है, उस हिसाब से हम अपना काम करते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात दिखती है आपको कपिल शर्मा शो से सीखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, एंड आप सभी सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक कर सकते हैं, एंड आप सभी को थैंक यू। और हो सके तो आप लोग कुछ डोनेट करना चाहो तो डोनेट करो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।